स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टू फॉर ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन स्थापित कीजिए, उसको प्रूव्ड कीजिए। या कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि समद्विभाजक लंब अक्ष में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए, या कभी कभी अनुप्रस्थ के नाम से भी ये पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डेरिवेशन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा परीक्षा में तो आपको उसको जो है उसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़रूर करना है, डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं करना है। तो हमने इसको बहुत ही सरल भाषा में इसको किया है। तो आइए समझेंगे बिल्कुल विस्तार से। तो सबसे पहले निरक्षीय रेखा क्या होती है? तो द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले अक्षीय रेखा कौन सी होती है, आइए चित्र से हम समझते हैं। तो देखिए, ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा ये तो होती है अक्षीय रेखा। और द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के लंबवत रेखा, तो लंबवत का मतलब बिल्कुल इसको बीचों बीच यहाँ से बिल्कुल इस पर क्या कर दीजिएगा, लंब डाल दीजिएगा। तो ये जहाँ पर लंब डाला है इसको क्या कहेंगे, हमने नाम दिया है O और इसको क्या नाम दिया है P। तो यही हमारी क्या है, निरक्षीय रेखा है, क्योंकि ये अक्षीय रेखा पर क्या है, लंब है। ये लंब रेखा जो है यही हमारी क्या कहलाती है, निरक्षीय रेखा कहलाती है। और इस पर हमने कोई बिंदु क्या ले लिया है, P ले लिया है, और जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें लिखना है, आप जो है अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए कि आपको लैंग्वेज में लिखना है कि द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। माना ए बी एक द्विध्रुव है, तो आप देख लीजिए चित्र में ए बी क्या है, एक द्विध्रुव है जिसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना आपको लिखना है, चित्र बनाना है। तो देखिए चित्र में ये तो पता चल गया, ये क्या है, द्विध्रुव है ए बी, और ध्रुव ए पर क्या रखा है, -q आवेश रखा है, और ध्रुव बी पर +q आवेश रखा है। और इनके बीच की दूरी हम कितनी मान लेते हैं, 2d। देखिए हम 2d इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसको जो है दो हिस्सों में डिवाइड करने में हमें आसानी रहेगी। आप इसको l भी मान सकते हैं, हम इसको d मानकर कर रहे हैं, आप इसको l भी मानकर कर सकते हैं। देखिए इन दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है, ये 2d है। अब देखिए ये इस पर क्या है, लंब है, बीचों बीच है, तो ये O है। तो इसको कि दो हिस्सों में इसको बांट दिया, तो इसको हमने D और D में इसको लिख लिया, और D जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 2D बन जाएगा। अब आइए, आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा होगा, तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब के वर्ग के जमा आधार के वर्ग के। आप इस चित्र को देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 2d मानी, इसको यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, d हो गई ये। और ये जो दूरी हमें कितनी लेकर चलना है, r लेकर चलना है। ये बिंदु P से इसके केंद्र O तक, द्विध्रुव के केंद्र O से बिंदु P की दूरी कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक r है। तो ये जो है ये लंब है, ये कितना है, r है, ये कितना है, आधार है, ये कितना है, d है। तो हम इसको निकाल सकते हैं कर्ण को। तो हमने ये कर्ण निकाल लिया, कर्ण कितना है, a, P इसका नाम है A और P। तो AP² बराबर R², ये लंब हो गया, ये वाला लंब का स्क्वायर जमा आधार जो है D जो है आधार का स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो AP बराबर √R² जमा D²। चूँकि AP जो है, AP किसके बराबर है, ये BP के बराबर है, इसलिए BP का मान भी कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब हमें लिखना है -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका सूत्र आप पढ़े होंगे पीछे कि क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 q/r² होता है। अब तो यहाँ पर तो -q के कारण ले रहे हैं तो इसको E1 मानकर चलेंगे।
तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 कहें या नोट कहें, Q अपॉन आर स्क्वायर की जगह यहाँ इनके दोनों के बीच की हमें दूरी लेनी है। ये कितनी है, आर स्क्वायर जमा डी स्क्वायर और अंडर रूट। तो हमने यहाँ पर रख दिया और इसका क्या कर दिया, हमने स्क्वायर लगा दिया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होता है। और इसकी दिशा किधर होगी, पी से ए की ओर, पी ए दिशा में। तो देखिए पी और ए, तो इसकी दिशा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पी से ए की ओर। देखिए मैंने तीर भी इधर दिखाया है इसमें, तो ये E1 हो जाएगी। अब आगे देखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E2 मानेंगे, कितनी हो जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन, ये भी कितनी है, आपने देखा है कि ये भी कितनी है, ये भी इतनी ही है। तो ये इसका स्क्वायर कर दिया और इसकी दिशा क्या होगी, B से P दिशा में। तो B से P आप देख सकते हैं, देखिए B से P ये दिशा हमने दिखाई है और ये कहाँ है, E2 यहाँ पर दिखाया गया है। तो E2 इधर और E1 इधर, तो दिशा भी आपको हमने दिखाया है चित्र में। ये लिखना भी है आपको। देखिए इसको, ये रूट जो है अंडर रूट, ये स्क्वायर से हट जाता है, लेकिन हमने हटाया नहीं क्योंकि हम आगे को इसका यूज़ दिखाएंगे। अब दोनों समीकरणों से देखिए, दोनों समीकरणों से क्या दिखाई दे रहा है आपको कि E1 और E2 क्या है, आपस में क्या है, बराबर हैं, परंतु इनकी दिशाएं क्या हैं, भिन्न। आपने देखा है अभी इनकी दिशाएं कैसी है, भिन्न है। इसकी दिशा इधर को है, नीचे की ओर है, तो इसकी किधर है, ऊपर की ओर है। दोनों की कैसी दिशाएं हैं, भिन्न भिन्न है। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E/E2 के सदिश योग के बराबर होगी, अर्थात क्या होगा, E बराबर E1 जमा E2 होगा। आगे देखते हैं, ये लैंग्वेज ज़रूर लिखनी है आपको, बिना लैंग्वेज लिखेंगे तो आप सही जो है डेरिवेशन वो मज़ा नहीं आ पाएगा। अर्थ है लिखेंगे, फिर यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। लिखेंगे E1/E2 को अक्षीय रेखा AB के अनुदिश तथा लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, तो हम इसको घटकों में वियोजित करेंगे। देखिए ऊर्ध्वाधर घटक जो होते हैं वे साइन होते हैं, और जो समांतर घटक होते हैं या अनुदिश कहें तो वे क्या होते हैं, कोस होते हैं। तो इसके ऊर्ध्वाधर घटक जो हैं वो क्या हो जाएगा, E1 sin θ/E2 sin θ परस्पर समान परिणाम के होने एवं विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाते हैं। जबकि समांतर घटक E1 cos θ जमा E2 cos θ समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो देखिए E1 sin θ और E2 sin θ ये क्या होगा, अब हम चित्र में आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाते हैं। देखिए साइन वाले निरस्त क्यों हो जाएंगे, देखिए साइन हमने बताया ऊर्ध्वाधर घटक होता है। अब देखिए ये वाला, देखिए ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है इधर को, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ हुआ, E2a, ऊपर हुआ E2 sin θ। देखिए E1 कहाँ, नीचे की ओर जा रहा है, नीचे। अब इधर से उधर से आप इधर देखिए तो इसका तो जब नीचे जा रहा है तो ऊर्ध्वाधर इधर बनेगा ना, ऊपर की ओर। इधर से देखें, उधर से खड़े होकर इधर की तरफ देखें तो ऊपर से तो ये दिखाई देगा ना, तो ये क्या बनेगा, E1 sin θ। ये E2 ऊपर लग रहा है, E1 कहाँ लग रहा है, नीचे इधर की तरफ लग रहा है, तो ये इसका ऊर्ध्वाधर होगा। तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो है कोस वाले क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि E बराबर E1 cos θ जमा E2 cos θ। अभी आपने पढ़ा है कि E1 बराबर किसके है, E2 के है, अर्थात E2 के स्थान पर भी हम E1 रख देते हैं। तो E बराबर क्या होगा, E1 cos θ जमा E1 cos θ। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2E1 cos θ हो जाएगा। अब देखिए हमें cos θ का मान चाहिए, तो cos θ का हम कहाँ से मान निकाल सकते हैं, त्रिभुज से मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है। तो कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे, तो आधार तो ये हो गया, आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में हम ले लेंगे त्रिभुज AO और P में। तो ये लिखे हैं हम, इधर देखिए त्रिभुज AOP में, तो कोस θ बरा आधार बटे कर्ण, आधार D हो गया और कर्ण कितना हो गया, ये हो गया। तो ये तो आ गया कोस का मान। और E1 का मान जो है, E1 का मान अभी आप यहाँ से लिखिए। देखिए E1 का मान हमें ये वाला रख देना है, तो रखिए। देखिए यहाँ देखिए 2 तो ये रहा, E1 का मान हम रख दिए 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर जमा D स्क्वायर एच का पूरे का होल स्क्वायर इंटू इस कोस θ का मान हम रख चुके D अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर जमा D स्क्वायर। अब इधर देखिए, यहाँ भी अंडर रूट R स्क्वायर जमा D स्क्वायर, यहाँ भी अंडर रूट R स्क्वायर जमा D स्क्वायर। देखिए ये रूट वाला है, ये भी रूट, ये सेम है,
इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कितनी मान लेंगे 1, तो 1 ये रही 2 ये रही, तो कितना हो गया 3 पावर बन गई। और इसको 2 को जो है q के साथ q इंटू 2d के रूप में लिख लेंगे, मतलब इस 2 को जो है d के पास लिख लेंगे q इंटू 2d। और ये q इंटू 2d आप जानते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। तो ये पावर कितनी होगी जुड़कर 3 होगी, इसलिए हमने ये इसके इससे है यहाँ पर हटाया नहीं था, पीछे इसके स्क्वायर से ये रूट नहीं हटाया था, इसीलिए क्योंकि ये और ये बिल्कुल सेम है तो ये पावर जुड़ जाएंगी। और जब ये वाले रूट हट जाएगा तो ये 1/, इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 इसके नीचे आ जाएगा, गुणा 1/2, तो 3 का ना 3, 3 बटे क्या बन जाएगा ये 2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये रूट हट जाएगा तो 1/2 ये आ जाएगा, अर्थात 3/2। आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ जो d है, d क्या है, द्विध्रुव के केंद्र से दूरी है। ये जो है r से क्या है बहुत छोटी है, क्योंकि r जो है वो जो जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है बिंदु P से केंद्र O तक की दूरी है। तो ये जो दूरी है ये इससे क्या है बहुत ही छोटी है, तो इसलिए इसका स्क्वायर जो होगा d स्क्वायर जो बहुत ही छोटा हो जाएगा r स्क्वायर से। अतः d स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे, अर्थात d स्क्वायर को हमें छोड़ देना है। अब इस यहाँ से अगर आप d स्क्वायर ये छोड़ देंगे, ये टर्म छोड़ दीजिए, ये छोड़ देंगे, और साइड में आपको ध्यान रखना है कि q इंटू 2d क्या होता है, 2d या 2l जो आप माना हो, आप 2d मानेंगे या 2l मानेंगे, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो q इंटू 2d के स्थान पर क्या रख देंगे, हम p रख देंगे, तो इसको हम d स्क्वायर को छोड़ देंगे तो 1/4πε0, और इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया है, p रख दिया है, बटे ये d स्क्वायर हम छोड़ दिए हैं तो ये r स्क्वायर बचा, और इसकी 3/2 है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो e बराबर 1/4πε0 p/r3। यही हमारा क्या है निरक्षीय रेखा पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजन स्थापित हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए फिजिक्स में, इंटर फिजिक्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जय